नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रीतिकाल के एक अगले कवि को पढ़ने वाले हैं। हम काफी दिनों से रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं और उन मुख्य रचनाकारों को पढ़ रहे हैं जो सामान्यतः परीक्षाओं में जिनके बारे में पूछा जाता है, जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है, उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम रीतिकाल के एक विशेष रचनाकार भूषण के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में एक विशिष्ट परिपाटी पर ही काव्य लेखन हुआ है और विशेष करके यदि जब हम रीतिबद्ध कवियों की बात करते हैं तो उनके द्वारा एक विशिष्ट परिपाटी पर ही लेखन किया गया है। इसका नाम मैंने आपको लक्षण ग्रंथ बताया था और लक्षण ग्रंथों की रचना में उन्होंने जिस एक विशेष रस को प्राथमिकता दी है, जिस पर काव्य रचना की है, वह रस है श्रृंगार। यानी अधिकतर इनका लेखन इस रस पर हुआ है, वह था श्रृंगार। विशिष्ट तरह की परिपाटी थी। कुछ काव्यांगों को लेकर के ही उनके लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे और लक्षण और उदाहरणों की जो श्रृंखला होती थी वही एक काव्य ग्रंथ का रूप लेती थी। इसका नाम लक्षण ग्रंथ होता है। लेकिन हम एक विशिष्ट प्रकार के कवि के बारे में जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने उस परिपाटी से हट करके काव्य रचना करी और वह परिपाटी थी जहां सब लोग श्रृंगार रस पे लिख रहे थे, इन्होंने वीर रस पे लिखने का कार्य, इसीलिए विशिष्ट हो गए। और रीतिबद्ध कवियों की कतार में चुनिंदा 4 या 5 कवि ही ऐसे हैं जिन्होंने इस रस पर लिखी है और जिनमें 3 नाम प्रमुख हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। वह है भूषण, सूदन और लाल कवि। लाल कवि जिनका नाम गोरेलाल था, लाल कवि के नाम से प्रसिद्ध रहे। इन 3 कवियों के बारे में पूछा जाता है और उनमें तीनों में भी सबसे ज्यादा इनके बारे में पूछा जाता है वीर रस पे, वह है कविवर भूषण। हम पहले भी इस चीज की चर्चा कर चुके हैं कि चिंतामणि, मतीराम और भूषण ये 3 कवि जो भाई थे, वैसे ये 4 भाई थे। एक नाम जटाशंकर या नीलकंठ भी मिलता है, लेकिन उनके कवित्व जीवन या साहित्यिक जीवन के बारे में कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। इसलिए हम इन 3 के बारे में ही विशेष सुनते हैं। 3 या कवित्रय या बंधुत्रय नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वे है चिंतामणि, भूषण और मतीराम। चिंतामणि के बारे में इससे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि केशवदास जी के साथ उनके नाम के बारे में बात चलता है कि रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य कवि माना जाता है। के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो विशेष प्रश्न बनते हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम भूषण कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इन पर कोई विशेष चर्चा होती है, ये किस तरह के प्रश्न होते हैं, सभी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जन्म को लेकर के चलते हैं। जन्म है इनका वहीं तिकवापुर कानपुर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब चिंतामणि को पढ़ाया था तब आपको ये बात बताई थी कि चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर इन चारों ही व्यक्तियों का, चारों ही भाइयों का जन्म तिकवापुर कानपुर में हुआ है। तो वापस यहाँ जरूरत नहीं, कवि हैं और इनका वास्तविक नाम पता नहीं है। हम जन्म की बात करते हैं, सन 1613 की बात नहीं हो रही है, लिख ही देते हैं, याद रहे जिन्होंने नहीं देखा है। इनके किसी भी काव्य ग्रंथ में या इन पर लिखे हुए किसी भी ग्रंथ के में इनके वास्तविक नाम का पता नहीं चलता है। तो इनका जो नाम भूषण है वह वास्तव में इनका नाम नहीं है, उपाधि है। और इस उपाधि से ही, जिस प्रकार हम भारतेंदु जी के बारे में पढ़ते हैं कि भारतेंदु जी उनका मूल नाम नहीं था, हरीशचंद्र उनका मूल नाम था, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु नाम ही चल पड़ा। उसी नाम से आगे की संस्थाओं का गठन मिलता है, उसी नाम से पत्रिकाओं का गठन मिलता है, उसी नाम से आगामी पुरस्कारों के नामकरण भी किए गए, क्योंकि उनका मूल नाम नहीं था, उनकी उपाधि थी। यहाँ पर भी ये भूषण जो है इनकी उपाधि है और
ये जो उपाधि है, ये सोलंकी राजा, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। सोलंकी राजा रुद्र द्वारा इनको दी गई है। और इस बात का, ये चित्रकूट के राजा थे, ये भी कई बार पूछा गया, इसलिए दोनों ही बातें मैंने आपके सामने लिख दी कि चित्रकूट के थे, रुद्र राजा थे, सोलंकी राजा थे, और इन्होंने उपाधि देने का काम किया, यानी भूषण जो नाम है ये इनको दिया रुद्र राजा। दूसरी बात, एक और इनके बारे में इतिहास प्रसिद्ध है, इनका बहुत मान सम्मान था राजघरानों में। सामान्यतः कवि, मैंने आपको बताया कि दरबारी संस्कृति थी, और दरबारी संस्कृति में कवि को जीविकोपार्जन के लिए कविता रचना करना होता था, और इसीलिए उसके द्वारा ऐसी ही रचनाओं का गठन किया जाता था जो राजा को अच्छी लगे, सुनने में प्रिय लगे, और उस कवि को जीविकोपार्जन के लिए कुछ धन जाए। लेकिन इनकी जो जितनी भी काव्य कृतियां हैं भूषण कवि की, उनमें कहीं भी, अब यदि राजा को प्रसन्न करने के लिए ही लिखा जाएगा तो सीधी सी बात है उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा लिखा जाएगा जो झूठ होगा, बनावटी, तो उसमें कहीं भी सत्यता नजर नहीं आती। श्रृंगार वर्णन भी आप आगे जाके पढ़ेंगे तो श्रृंगार सा नहीं लगता, वियोग वर्णन पढ़ेंगे तो वियोग सा नहीं लगता। आप रीति मुक्त कवियों को इस श्रृंखला से हटा दीजिए, रीतिबद्ध कवियों की बात कर रही हूँ। तो इनकी जो लिखावट है, इनकी जो रस का वर्णन है, इनकी जो नायक नायिका का वर्णन है, अलंकारों का वर्णन है, वो वास्तविक सा प्रतीत नहीं होता, बनावटी सा प्रतीत होता है। लेकिन हम यहाँ भूषण की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने वीर रस पे जो भी लिखा है, और मुख्य नायक जो थे वो शिवाजी और छत्रसाल, दो इनके मुख्य नायक इन्होंने काव्य के बनाए अपने, एक शिवाजी और एक राजा। इन दो व्यक्तियों को अपने काव्य का नायक बनाया और उनकी वीरता के बारे में लिखा, तो ऐसा लिखा है कि वो बिल्कुल वास्तविक नजर आता है। वीर रसात्मक कवि को, कविताओं को पढ़ो और ओज नहीं पैदा हो, है ना, काव्य गुण ओज की प्रतीति नहीं हो, तो वो वीर रस साल लगता ही नहीं। लेकिन इनके काव्य के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल वास्तविक सा लगता है, बिल्कुल भी बनावटी नहीं लगता है। और इसी कारण से राज दरबार में भूषण का बहुत ज्यादा सम्मान था, और इतना सम्मान था कि एक राजा ने स्वयं इनके आगमन पर इनकी पालकी को कंधा दिया था, और यह बात इतिहास में प्रसिद्ध हो गई, और बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी गई और स्नातक स्तर पर भी पूछी गई। वो कौन थे, वे कौन से कवि थे जिनकी पालकी को एक राजा द्वारा कंधा दिया गया, या भूषण की पालकी को कंधा देने वाले राजा कौन थे। दो प्रकार के उत्तर आपको मिल जाएगा। इनकी पालकी को कंधा देने वाले जो राजा थे उनका नाम था महाराजा, और जब उन्होंने कंधा दिया उस समय इन्होंने एक उक्ति कही थी, उस उक्ति को लेकर के भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए, और वह उक्ति कुछ इस प्रकार थी कि शिवा को बखानो, शिवा शिवा यानी शिवाजी, शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल, या शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल। और इस उक्ति को लेकर के भी जब छोटे स्तर की परीक्षा होती है तो सीधा सीधा उक्ति दे करके ये पूछ लिया जाता है कि ये उक्ति किस कवि की है, प्रसिद्ध उक्ति काल में रचित है, प्रसिद्ध उक्ति किस कवि द्वारा रचित है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। या अगर जिस तरह परीक्षा होगी तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत उक्ति में किन दो राजाओं का वर्णन, इस तरह की बात भी आ सकती है। वीर रस के कवि थे, इसलिए इनको राष्ट्रीय, उस समय के राष्ट्र कवि की भी उपाधि। तो मुख्य वीर रस के, वीर रस के कवियों के बारे में पूछा जाए तो मुख्य नाम जो है वो भूषण कवि का है। अब इनके ग्रंथों की बात करते हैं। वे तीन ग्रंथ जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध हुए, बात तीन मुख्य ग्रंथ समय रीतिकाल में इनको राष्ट्र
उपाधि से भी अभिहित किया गया। वैसे हम राष्ट्रकवि की उपाधि की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आता है, वो हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि रीतिकाल के संबंध में पूछा जाए तो राष्ट्रकवि के रूप में को याद किया जाता है। 3 प्रमुख ग्रंथ थे। पहला था शिवराज भूषण, बहुत पूछा गया है इसके बारे में, शिवराज भूषण। दूसरा आपको बता दूं कि जितनी भी सामग्री आपको पढ़ाई जाती है इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल प्रमाणिक पुस्तकों से उठाई गई है। आपके पास बुकों को या आप जो पढ़ रहे हैं आजकल 1 वीक सीरीज में बहुत सारी मिथ्या जानकारियां हैं, खास करके इन चीजों को लेकर के अंक दिए गए हैं जन्म को लेकर के, या फिर पुस्तकों के नामों को लेकर इन पुस्तकों में क्या वर्णन है, वो सभी बहुत सारी गलतियां हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी रखें, थोड़ा कम प्रमाणिक पढ़ें। राजभूषण नाम से ही पता चलता है कि अलंकार ग्रंथ के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया यही बात है, इस ग्रंथ का वर्ण विषय क्या है। अलंकारों का वर्णन है, और अलंकार भी कितने, 105 105 अलंकारों का वर्णन। कभी कभी उक्तियां दी जाती है परीक्षा में और ये पूछा जाता है भूषण के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक गलत है। उनमें से तरह के कथन आ सकते हैं कि शिवराज भूषण में 105 रसों का वर्णन है, अगर इस तरह से दे गया तो गलत है। राजभूषण 105 अलंकारों का वर्णन। दूसरी बात, तो हमने भूषण और चिंतामणि के विषय में भी पढ़ी कि उनके आधार ग्रंथ क्या थे, तो इनके भी आप आधार ग्रंथ देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी उच्च स्तरीय परीक्षा है, यदि हम नेट या कॉलेज लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा की बात करते हैं तो वहां पर जो सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं, देख इसका आधार ग्रंथ क्या है, यानी इसको किस ग्रंथ को आधार मान करके इसको लिखा गया है। तो आधार ग्रंथ है चंद्रालोक नाम, और आप सभी जानते हैं चंद्रालोक के रचयिता है ये इसका आधार ग्रंथ, किसका, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण किसका ग्रंथ है, कवि का। दूसरा ग्रंथ है वह है शिवा बावली। नाम से ही पता चलता है कि शिवाजी के पर ही लिखा गया होगा, तो ये शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गया है। शिवाजी की प्रशंसा में है, सीधी सी बात है कि वीर रसात्मक ही होगा। ठीक है। तीसरा जो उपलब्ध और प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है छत्रसाल दशक, वह है छत्रसाल दशक, और वो राजा छत्रसाल की प्रशंसा में लिखा गया है, वह वीर रसात्मक। अब इन 3 ग्रंथों के बारे में के नाम मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं, ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जो कि उपलब्ध हैं। और भी ग्रंथों के नाम मिलेंगे आपको के बारे में, लेकिन वो सभी उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है। तो आप समझिए कि जानकारी कहाँ से मिलती है। तो उपलब्ध ग्रंथ है, उनके तो नाम मिल गए, उनका वर्ण विषय मिल गया हमको। जो अनुपलब्ध है, यानी जो हमें उपलब्ध ही नहीं है, तो उनके नाम मात्र हमारे सामने आते हैं कि भूषण द्वारा रचित है, तो इसके बारे में उनके द्वारा लिखे गए या उनके किसी उनके वर्ग के कवि द्वारा लिखे गए, यानी उस युग के, उस काल के जो कवि हैं उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा छोटा छोटा वर्णन आ जाता है, जिससे पता चलता है कि वो ग्रंथ भी कविवर भूषण के हैं, लेकिन अभी तक वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी नाम हमारे लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ग्रंथ कविवर भूषण का नहीं, तो उस जगह हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ग्रंथ तो वास्तव में द्वारा ही रचित हैं, परंतु उपलब्ध नहीं। ये नाम भी आप देख लीजिए, ये है, पहला है भूषण उल्लास, दूसरा है भूषण उल्लास, और तीसरा है भूषण। इसके अलावा एक और बात जो शुक्ल जी की पुस्तक में इनके बारे में मिलती है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने स्कूल व्याख्याता की परीक्षा दी थी, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे उस समय, और इंटरव्यू हुआ करता था, और इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मेरे दृष्टिकोण से वह भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हालांकि अब तक किसी भी आरपीएससी परीक्षा मैंने उसको पूछते हुए नहीं देखा, किसी पेपर में उसका नाम नहीं देखा,
लेकिन जब घर आके मैंने पुस्तक को पढ़ा तो देखा वास्तव में प्रश्न वहां पर था। तो आप भी यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने एक नवीन अलंकार की उद्भावना की। नाम था भाविक, नाम था भाविक, यह था अलंकार। तो प्रश्न मुझसे पूछा गया था इस तरह का कि भूषण द्वारा एक नवीन अलंकार की भावना हुई थी, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? तो मुझे थोड़ा बताने में कठिनाई हुई और मैं उसका नहीं बता पाई। मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि हम छल नामक अलंकार देव द्वारा रचित सुनते हैं और बहुत पढ़ते हैं। जब हम देव कवि को पढ़ते हैं तो छल नाम से एक अलंकार की उद्भावना उन्होंने की, वह भी संस्कृत से आदृत, और ये भी जो है मूल अलंकार नहीं है, संस्कृत में भी भाविक नाम का अलंकार पाया जाता है, इसलिए इसको भी संस्कृत से आदृत माना जाता है। तो ये भाविक छवि अगर नाम आता है तो ये अलंकार जो है भूषण द्वारा अलंकार की नवीन भावना अपने काव्य के अंदर की गई थी, जो कि हूबहू बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि संस्कृत के काव्य ग्रंथों में पाया जाता है। वहां पर काल का दूरी और यहाँ पर देश का दूरी बस थोड़ा सा इतना सा अंतर शुक्र के बारे में पता है। तो भाविक छवि नाम से यदि पूछा जाए तो यह अलंकार की भावना जो है कवि पर भूषण के बारे में इतना ही। अब एक अलग कवि के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, नाम है उनका मतीराम, परंतु उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और साथ में उनके साथ हम देव को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इनके बारे में बहुत कुछ था पढ़ने को, जन्मतिथि से लेकर के इनके ग्रंथों के बारे में, इनके ग्रंथों के उपजीव्य ग्रंथ के बारे में, कृतियों के बारे में और कृतियों के वर्ण विषय के बारे में भी। तो आज इतना ही।